ब्रह्मांड ही सब कुछ है। समय, स्पेस और मैटर सब कुछ इसी के अंदर समाहित है। हमारी पृथ्वी इस ब्रह्मांड में घूमती चट्टान का एक कण भर है, जो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद 200 अरब तारों में से एक का चक्कर काट रही है। ये विशाल संरचना 90 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी में फैले आकाश गंगाओं के सागर में सिर्फ एक बूंद के समान है। ये है हमारा घर, हमारी प्यारी सी पृथ्वी, सुख सुविधाओं से भरपूर एक आरामदायक घर है। एक बार रोज के दैनिक कार्यों को छोड़कर आकाश की ओर देखिए। आपको क्या दिखाई देता है? आकाश में फैली हुई एक विशाल काली चादर जो टिमटिमाते हुए हजारों तारों को अपने अंदर समेटे हुए है। कितने खूबसूरत है और मन को शांति देने वाले लग रहे हैं। रात में हम जिन तारों को देख पाते हैं वो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के एक छोटे से पैच के तारे हैं। हमारी गैलेक्सी में हम यहाँ रहते हैं और रात को हम सिर्फ इस छोटी सी जगह के तारे ही देख पाते हैं। कितनी विशाल है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी। तो दोस्तों, मेरा नाम है रोलिंस और चलिए शुरू करते हैं आज के इस धमाकेदार वीडियो को। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ब्रह्मांड की यात्रा के लिए अपनी सीट बेल्ट लगा लीजिए, क्योंकि हमारा यह सफर बहुत ही रोमांचक और खतरों से भरा होने वाला है। तो चलिए पृथ्वी की सतह से उड़ान भरते हैं और इस ब्रह्मांड के आखिरी छोर की यात्रा पर चलते हैं। जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर उठते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमें पृथ्वी ब्लू स्फीयर की तरह दिखाई देने लगी है। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, यानी कि ISS, जो इंसानों द्वारा स्पेस में बनाई गई सबसे बड़ी चीज है। ये 27,580 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी का चक्कर काट रहा है, जो कि पृथ्वी की सतह से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर है। और ये 24 घंटों में पृथ्वी के चारों ओर 16 बार घूम जाता है। जैसे ही हम ISS से थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो हमें इंसानों द्वारा बनाई गई कुछ और चीजें दिखाई देती हैं। अंतरिक्ष में इंसानों द्वारा भेजी गई हजारों सैटेलाइट पृथ्वी का चक्कर काट रही हैं। सैटेलाइट का अंतरिक्ष में एक जाल सा बिछा हुआ है। चलिए अब थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। इतने ऊपर से पृथ्वी का नजारा देखने में कितना खूबसूरत लगता है। हमारा प्यारा नीला ग्रह। अब हम पहुंच चुके हैं चांद के पास। हमसे पहले अब 12 एस्ट्रोनॉट आ चुके हैं, जिनमें से नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जो चंद्रमा की सतह पर उतरे थे, और उनके पैरों के निशान आज भी इस पर देखे जा सकते हैं। चांद पर अपना कोई भी वायुमंडल नहीं है, इसलिए ये निशान ऐसे ही लाखों वर्षों तक बने रहेंगे। अभी हम अपने घर से लगभग 4 लाख किलोमीटर दूर हैं और चंद्रमा से हमारा ग्रह कुछ ऐसा दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि जैसे अंतरिक्ष में एक नीली हरी गेंद रखी हो। चांद की सतह पर एक बैटलफील्ड की तरह लग रही है, जिसने पिछले कई अरबों वर्षों से छोटे बड़े उल्कापिंडों की मार को झेला है। चांद का अपना कोई वायुमंडल नहीं है जो एस्ट्रॉयड को स्पेस में ही जला दे। सौभाग्य से हमारी पृथ्वी का वायुमंडल बहुत ही घना है, जो स्पेस से आने वाले खतरों से हमें बचाता है। चलिए अब अंतरिक्ष में एक लंबी छलांग लगाते हैं। यह है हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह वीनस। इसको पृथ्वी की छोटी बहन बोला जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी की तरह रॉकी प्लैनेट है, जिसकी ग्रेविटी पृथ्वी के ही समान है। लेकिन यह ग्रह एक नरक की तरह है, क्योंकि इस पर होती है भयंकर बारिश, पानी की नहीं बल्कि तेजाब की। इसके वातावरण में जो बादल दिखाई दे रहे हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड से बने हैं। हमारे सोलर सिस्टम में वीनस ही एकमात्र प्लेनेट है जिस पर सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। सूर्य की गर्मी इस पर आती तो है पर वापस नहीं जा पाती, जिसके कारण हीट इसके अंदर ट्रैप होकर रह जाती है। यही कारण है कि शुक्र हमारे ग्रह का सबसे गर्म प्लेनेट है, जिसका तापमान 465 डिग्री सेल्सियस है। इसकी सतह में काफी ज्यादा मात्रा में वोल्केनो मौजूद है, जो इस ग्रह को और भी ज्यादा खतरनाक बनाते हैं। इस एंग्री प्लेनेट पर कुछ भी सर्वाइव नहीं कर सकता है, जिसके कारण इसे नरक के समान प्लेनेट माना गया है। चलिए अब अपनी जर्नी को और आगे बढ़ाते हैं। यह है सूर्य के पास मौजूद ग्रह मरकरी। इस ग्रह की धरती हमारे चंद्रमा जैसी दिखाई देती है, जिस पर बड़े बड़े क्रेटर्स मौजूद हैं। इस ग्रह के दिन और रात में बहुत ही ज्यादा अंतर होता है। रात के समय इसका टेम्परेचर -170 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, तो दिन के समय 400 डिग्री को भी पार कर जाता है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा भगवान। यही है जो अपनी ऊर्जा से पृथ्वी पर जीवन को चला रहा है। अगर ये ना होता तो हम भी ना होते। पृथ्वी से 150 मिलियन किलोमीटर दूर ये तारा इतना बड़ा है कि इसमें लाखों पृथ्वी आसानी से समा जाए। सूर्य इतना भारी है कि इसकी ग्रेविटी पूरे सौरमंडल को कंट्रोल रखती है। इससे निकलने वाली लपटें इतनी बड़ी होती हैं कि इसकी सतह से लाखों किलोमीटर ऊपर तक आ जाती हैं। चलिए अब अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। यह है पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह मंगल। इसका नाम लाल ग्रह रखा गया है क्योंकि इसकी मिट्टी बहुत ही लाल है। वैज्ञानिक मंगल ग्रह के बारे में जानने को बहुत उत्सुक रहते हैं।
क्योंकि वैज्ञानिक कहीं ना कहीं अनुमान लगाते हैं कि मंगल ग्रह हमारा पास्ट है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अतीत में मंगल की धरती पर जीवन फला फूला होगा। मंगल पर भी पानी के विशाल महासागर और नदियां, झीलें भी थी और इसका खुद का एक मोटा एटमॉस्फेयर भी था। लेकिन आज ये ग्रह बंजर और वीरान पड़ा है। आज वैज्ञानिक सूक्ष्म रूप में सही, लेकिन इस ग्रह पर जीवन को खोजने में जुटे हैं और वैज्ञानिक भविष्य में इस ग्रह पर बस्तियां बसाने की सोच रहे हैं। दोस्तों, अगर हम मार्स पर जाएं, तो हम इसे कैसे मिस कर सकते हैं। यह है ओलंपस मोन्स, एक प्राचीन ज्वालामुखी। मंगल पर बना यह पहाड़ पृथ्वी पर मौजूद सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से भी लगभग 3 गुना ऊंचा है और यह हमारे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पहाड़ है। हमारी पृथ्वी मंगल ग्रह से कुछ ऐसी दिखाई देती है, एक छोटा सा डॉट के समान। अब चलिए अपनी यात्रा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अब हमारी यात्रा डरावनी होने वाली है, क्योंकि हम एस्टेरॉयड बेल्ट में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि मंगल व बृहस्पति के बीच मौजूद है। इसमें मौजूद बड़ी बड़ी और विशालकाय चट्टानें जो सूर्य के चारों ओर घूम रही है। इस बेल्ट में इतनी चट्टानें मौजूद है कि अगर ये सभी आपस में मर्ज हो जाए तो एक बड़े ग्रह का रूप ले सकती हैं। इस बेल्ट में इतने बड़े बड़े एस्टेरॉयड मौजूद है जिससे कि इन पर एक पूरा बड़ा शहर बसाया जा सके। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 4.5 अरब साल पहले हमारे सौर मंडल में ग्रह बने, लेकिन एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद ये मलबा ऐसा कैसा ही रह गया। एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद ये मलबा एक बड़ा प्लेनेट बन सकता था, पर यह एक शक्ति के कारण प्लेनेट नहीं बन पाया, और वो शक्ति थी जुपिटर की ग्रेविटेशनल पुल। जुपिटर ग्रह की ग्रेविटी इन एस्टेरॉयड को एक प्लेनेट नहीं बनने दे रही थी। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है और इसके ढेरों चंद्रमा हैं। यह ग्रह इतना बड़ा है कि हमारे सौरमंडल के सभी ग्रह इसके अंदर आसानी से समा जाएंगे और फिर भी कुछ स्थान शेष बच जाएगा। यह है जुपिटर का ग्रेट रेड स्पॉट। यह लाल धब्बा जुपिटर की सतह पर सदियों से चला आ रहा है। यह एक विशालकाय तूफान है और इसके अंदर 3 पृथ्वी आसानी से समा सकती है। जुपिटर एक गैसीय ग्रह है, इसकी वजह से इस पर कोई भी ठोस सतह नहीं है। अगर आप जुपिटर पर उतरे तो आप इसकी सतह पर खड़े नहीं हो सकते, बल्कि सीधा इसके अंदर चले जाओगे। जुपिटर इतना वॉयलेंट और विशालकाय है, वहीं इसके मून जीवन के पनपने के लिए काफी आइडियल साबित हो सकते हैं। दोस्तों, जुपिटर के दर्जनों चंद्रमाओं में से एक है यूरोपा, जो कि पूरी तरह से बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यूरोपा की जमी हुई बर्फ के नीचे लिक्विड ओशन मौजूद है। इस पर लिक्विड पानी का होना जीवन के होने की संभावना को काफी हद तक बढ़ा देता है। हमारे सौरमंडल में जुपिटर के मून यूरोपा पर जीवन के होने की प्रबल संभावना मौजूद है, जिससे वैज्ञानिक भी नकार नहीं पाते हैं। हमारा अगला पड़ाव है सोलर सिस्टम का सबसे खूबसूरत और अद्भुत प्लेनेट शनि। शनि के छल्ले इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं, जो कि इसकी सतह से लाखों किलोमीटर ऊपर तक फैले हुए हैं। शनि ग्रह को आप सोलर सिस्टम का ताज मान सकते हैं। ये शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है टाइटन। इसका खुद का एक मोटा एटमॉस्फेयर है, हवा है, बारिश होती है, यहाँ तक कि इस ग्रह पर ऋतुएं भी बदलती हैं। इस पर नदियां और सागर मौजूद हैं। ये चंद्रमा देखने में लगभग पृथ्वी की तरह ही लगता है, लेकिन इस पर जो नदियां हैं वो पानी की नहीं बल्कि लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स की हैं। अगर किसी तरह इस गैस को पृथ्वी पर लाया जाए तो ये इतनी ज्यादा होगी कि हजारों सालों तक हमारे सभी शहरों को रोशन कर सके। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि जब अरबों साल बाद सूरज अपना तापमान बढ़ाने लगेगा और एक रेड जाइंट तारा बन जाएगा, तब टाइटन हैबिटेबल जोन में होगा और उस समय टाइटन पर पृथ्वी जैसी परिस्थितियां मौजूद होंगी। इस वजह से वैज्ञानिक टाइटन को भी भविष्य की पृथ्वी मानते हैं। अब हमारे ग्रह से हम इतनी दूर आ चुके हैं कि यहाँ से हमारी पृथ्वी एक डॉट के जैसी दिखती है। अब जैसे जैसे हम अंतरिक्ष की गहराई में आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी पृथ्वी हमारी आंखों से ओझल होती जाएगी। हमारा अगला पड़ाव है यूरेनस। प्राचीन समय में यूरेनस और नेपच्यून के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं थी, जब तक कि टेलीस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ था। हमारी सौर व्यवस्था में सबसे आखिरी प्लेनेट है नेपच्यून। हमारा सौरमंडल बहुत बहुत बड़ा है, लेकिन नेपच्यून के बाद भी हमारा सोलर सिस्टम खत्म नहीं हो जाता। अपने सोलर सिस्टम की गहराई में हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हम पहुंच जाते हैं कुइपर बेल्ट में, जो कि एस्टेरॉयड बेल्ट से भी 20 गुना चौड़ी और 200 गुना ज्यादा फैली है। ग्रहों की सभा में बेदखल किया गया प्लूटो भी इसी बेल्ट का हिस्सा है। कुइपर बेल्ट में एस्टेरॉयड बेल्ट से भी ज्यादा बड़े बड़े एस्टेरॉयड मौजूद हैं, जिनकी खुद की ग्रेविटी के कारण इनके चंद्रमा भी मौजूद है। चलिए कुइपर बेल्ट को पार करके आगे चलते हैं। हमारी पृथ्वी से 13 बिलियन किलोमीटर दूर मौजूद है एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम है सेडना।
सेडना एक बोना ग्रह है जो एक ऐसा स्पेस ऑब्जेक्ट है जो सबसे दूर से सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। इसकी खोज सन 2003 में की गई थी। ये सूर्य की एक परिक्रमा लगभग 10,000 सालों में पूरी कर पाता है। चलिए अब समय है अपने प्यारे सोलर सिस्टम को छोड़कर आगे बढ़ने का। अभी हम इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर चुके हैं। देखिए अंतरिक्ष की गहराइयों में हमें क्या क्या ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहा है। ओह माय गॉड, ये तो वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट है। यही तो एकमात्र ऑब्जेक्ट है जो इंसानों द्वारा भेजी गई सबसे दूर का ऑब्जेक्ट है। ये पृथ्वी से लगभग 19 अरब किलोमीटर दूर जा चुका है। इस स्पेसक्राफ्ट ने अंतरिक्ष के काफी सवालों से पर्दा उठाया है। ये बंदूक से निकली एक बुलेट की स्पीड से भी लगभग 20 गुना तेज ट्रैवल कर रहा है। चलिए अब अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। अब हम सोलर सिस्टम से इतना दूर निकल आए हैं कि यहाँ से हमारा सूर्य भी एक आम तारे जैसा ही दिखाई दे रहा है, लेकिन इतनी दूर से भी इसकी ग्रेविटी को हम महसूस कर सकते हैं क्योंकि अरबों की संख्या में यहाँ कोमेट्स को देखा जा सकता है जो सूर्य की ग्रेविटी से बंधे हुए हैं। इन ऑब्जेक्ट में इतना ज्यादा पानी है कि अगर ये सारे आपस में जुड़ जाएं तो पृथ्वी से 25 गुना बड़े महासागर को पूरी तरह से भर देंगे। वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी पर ज्यादातर पानी कोमेट्स के जरिए ही स्पेस से आया है। पेंसपर्मिया थ्योरी के अनुसार पृथ्वी पर जीवन एस्ट्रॉयड के जरिए बाहर से आया है। अंतरिक्ष में तैर रही इन चट्टानों में जीवन सूक्ष्म रूप में मौजूद हो सकता है। कोमेट्स का एक विशालकाय बादल हमारे सोलर सिस्टम को चारों ओर से घेरे हुए है जिसे कि ओर्ट क्लाउड बोला जाता है। ऐसा माना जाता है कि ओर्ट क्लाउड हमारे सूर्य की ग्रेविटी की आखिरी सीमा पर है। इसके बाद सूर्य की ग्रेविटी कमजोर पड़ने लगती है, जिसके बाद सूर्य का खिंचाव बहुत ही कम रह जाता है। अब यहाँ से आगे की यात्रा एक अननोन और रहस्यमय स्पेस में होगी जहाँ गुप्त अंधेरा है। यहाँ इतना अंधेरा है कि हम अपनी आंखों से कुछ भी नहीं देख पाएंगे। यहाँ देखने के लिए हमें इंफ्रारेड विजन की आवश्यकता होगी। अब हम अपनी यात्रा में पृथ्वी से इतना दूर आ चुके हैं, लेकिन ब्रह्मांड के सापेक्ष में यह हमारा एक मामूली सा एक कदम है। यहाँ से चारों ओर अब हमें अरबों की संख्या में तारे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी भी हम अपने सबसे नजदीकी तारामंडल की ओर बढ़ रहे हैं। ये है हमारा सबसे करीब का तारामंडल, लेकिन ये भी हमसे इतना दूर है कि सूर्य के प्रकाश को यहाँ पहुँचने में लगभग 4.3 साल का वक्त लग जाता है। इस तारामंडल का नाम है अल्फा सेंटोरी। इस तारामंडल में 3 तारों का एक समूह है जिसमें अल्फा सेंटोरी ए और अल्फा सेंटोरी बी आपस में बाइनरी स्टार सिस्टम के तहत जुड़े हुए हैं। इस तारामंडल में प्रोक्सिमा बी नाम का एक ग्रह है जो पृथ्वी की तरह हैबिटेबल जोन में मौजूद है और इस ग्रह पर एलियन लाइफ होने की संभावना भी है। चलिए अब अपनी यात्रा में और आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी से हम 10 प्रकाश वर्ष दूर आ चुके हैं और हमारे सामने एक ऐसा बेबी स्टार है जिसने अभी अपना जीवन शुरू ही किया है और अभी इस तारामंडल में ग्रहों का जन्म होना बाकी है और हो सकता है कि इस सिस्टम में किसी ऐसे ग्रह का जन्म हो जो जीवन को अपने अंदर पनपने में मदद करे। लेकिन दोस्तों अभी इसमें अरबों सालों का लंबा वक्त लगेगा। अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। अभी हम पृथ्वी से 20 लाइट ईयर दूर आ चुके हैं और अभी हम एक ऐसे तारामंडल से होकर गुजर रहे हैं जिसका जन्म हमारे सौरमंडल के साथ ही हुआ था। इस तारे का नाम है ग्लिस 581। और दोस्तों इस तारामंडल की खास बात यह है कि इस तारे का एक ऐसा ग्रह चक्कर लगा रहा है जो बिल्कुल हमारी पृथ्वी की ही तरह हैबिटेबल जोन में है और इस ग्रह पर एलियन लाइफ होने की प्रबल संभावना मौजूद है। वैसे हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में अरबों तारे हैं जिन पर जाना तो दूर, इन्हें गिन पाना भी असंभव है। तो चलिए अब अपनी यात्रा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और अपनी मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर निकलते हैं। ये है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जो कि अरबों तारों का समूह है। इसमें हमारा सूरज भी एक आम तारे जैसा ही है। दोस्तों ये गैलेक्सी इतनी विशाल है कि अगर इसके एक छोर से प्रकाश की गति से ट्रेवल करें तो उसे भी इसके एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में 1,05,700 सालों का लंबा वक्त लग जाएगा। लेकिन ब्रह्मांड में मौजूद बड़ी बड़ी गैलेक्सीज के सामने हमारी मिल्की वे गैलेक्सी कुछ भी नहीं है। यूनिवर्स में मिल्की वे से भी कई गुना बड़ी गैलेक्सीज मौजूद है। तो चलिए अब अपनी गैलेक्सी को पीछे छोड़ते हुए इंटरगैलेक्टिक स्पेस में ट्रेवल करते हैं। इंटरगैलेक्टिक स्पेस में ट्रेवल करते हुए हमें दूर दूर तक अरबों की संख्या में गैलेक्सीज दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये सभी गैलेक्सीज झुंड में हैं और ये हमारी गैलेक्सीज का झुंड है जिसमें हमारी मिल्की वे गैलेक्सी समेत कई और पड़ोसी गैलेक्सीज भी शामिल हैं। गैलेक्सीज के एक छोटे से झुंड को लोकल ग्रुप बोला जाता है। गैलेक्सीज का ये लोकल ग्रुप 10 मिलियन लाइट ईयर में फैला हुआ है। जैसे जैसे हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे हमें अन्य गैलेक्सीज के झुंड दिखाई दे रहे हैं और उनमें से हमारा लोकल ग्रुप भी एक गैलेक्टिक ग्रुप है।
गैलेक्सीज के कई लोकल ग्रुप को मिलाकर एक क्लस्टर बनता है। और अभी हमारे सामने जो मौजूद है वो है वर्गो सुपर क्लस्टर। इसी क्लस्टर में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी समेत अन्य सभी गैलेक्सीज के ग्रुप शामिल है और हमारा लोकल ग्रुप इस छोटे से पैच में मौजूद है। अब हम अपने घर से इतने दूर आ चुके हैं कि यहाँ से हमारे सूर्य को तो छोड़ो, गैलेक्सी को भी छोड़ो, अपने लोकल ग्रुप को भी देखना असंभव होता है। कितना विशाल है ना वर्गो सुपर क्लस्टर। इस क्लस्टर में 100 से भी ज्यादा गैलेक्सीज के ग्रुप शामिल हैं और ये 100 लाइट ईयर में फैला हुआ है। चलिए अब अपनी यात्रा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अरे ये क्या, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे वर्गो सुपर क्लस्टर की तरह अन्य सुपर क्लस्टर भी दिखाई देते जा रहे हैं। इस क्लस्टर को नाम दिया गया है लैनिकिया सुपर क्लस्टर और हमारा वर्गो सुपर क्लस्टर भी इसके एक पैच के समान है, जिसमें हमारी गैलेक्सी एक डॉट की तरह भी दिखाई नहीं दे रही है। ये लैनिकिया सुपर क्लस्टर 520 मिलियन लाइट ईयर्स में फैला हुआ है, जिसमें लाखों सुपर क्लस्टर मौजूद है। चलिए अब यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे लैनिकिया सुपर क्लस्टर भी छोटा होता जा रहा है और इतनी दूर से देखने पर लैनिकिया सुपर क्लस्टर भी एक छोटे से पैच जैसा दिखाई दे रहा है। ओह माय गॉड, मेरा तो सिर ही चकरा गया। कितना बड़ा है हमारा ब्रह्मांड। खैर अब अपनी यात्रा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ये है हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जिसमें हमारा लैनिकिया सुपर क्लस्टर एक छोटे से डॉट के समान ही है। लेकिन दोस्तों, क्या यही हमारी यात्रा खत्म हो जाती है? क्या इतना ही बड़ा है हमारा ब्रह्मांड? वेल, ये है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, यानी कि ज्ञात ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के बारे में हम जितना भी जानते हैं वो केवल यहीं तक जानते हैं और हो सकता है कि ब्रह्मांड अनंत तक हो और जो चलता ही जा रहा हो, लेकिन वहां से अभी तक कोई प्रकाश नहीं पहुंचा है हमारे पास जिससे हमें ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर का कुछ भी पता चल सके। दोस्तों, वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि हमारे यूनिवर्स जैसे अनंत यूनिवर्स हो सकते हैं, जिसमें से हमारा ब्रह्मांड एक सागर में बूंद के समान हो सकता है। तो मेरे दोस्तों, आपकी ब्रह्मांड के अंत तक की यात्रा कैसी रही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को ऑल पर कर ले, ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।